Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn new things. ये वीडियो पूरा हिंदी में है, ओके? हिंदी में मतलब बाइलिंगुअल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये वीडियो पूरा इंग्लिश में भी बना हुआ है, जिसमें पूरा मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये लेक्चर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम सीख रहे हैं क्लास 3, मीन्स ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल राइट्स। अब ये समझ लो कि फंडामेंटल राइट बहुत बड़े हैं, तो हम इसे पार्ट्स में करेंगे। पार्ट्स ए, बी और सी, 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा। तो पहला पार्ट हम आज सीख रहे हैं पार्ट ए, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़े पार्ट्स में करेंगे। तो हम सीखना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स मतलब इसे हिंदी में कहूँ तो हमारे जो राइट्स, हमारे जो हक है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो उसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। मतलब हमारा हक है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को वो चीज़ हमें देनी ही पड़ती है, वो हमारा हक है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर हमें ये राइट दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट हमें गारंटी देता है कि हमें राइट है, हमारे पास ये हक है हमारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है, वो भी किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर। मतलब फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट्स हमें दिया गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, वहाँ फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा गया है। मतलब ये नहीं लिखा गया है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए है या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सभी को मिलता है, जो भी सिटीजन है सभी को मिलता है, ये हमारा हक बनता है। ओके, और ये फंडामेंटल राइट क्या है कि वो डेमोक्रेसी, मतलब जिसकी बात करें, हमें एक आज़ादी देता है, पॉलिटिकल आज़ादी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें देता है, ये फंडामेंटल राइट्स हमें। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखिए तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कुछ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ सिटीजन, फॉरेनर्स एंड लीगल पर्सन, लाइक कुछ कंपनीज को भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ कंपनीज के लिए भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन के लिए है, हम ये फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को भी देते हैं, फॉरेनर्स को भी हम ये फंडामेंटल राइट देते हैं। और साथ में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं, इससे हम कुछ लिमिटेशन डाले हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। हमें एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं मिले, हमें पूरी तरह से हमारा हक पूरा नहीं मिला है, हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं, कुछ लिमिटेशन भी दी गई है। ओके, और ये क्या कहता है, ये सिर्फ अगेंस्ट है आर्बिट्ररी एक्शन, मतलब स्टेट को कुछ करने से रोक रहा है। ये हक हमारे है, सिटीजन के, गवर्नमेंट के नहीं है। फंडामेंटल राइट हक हमारे हैं, गवर्नमेंट के नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ गलत करने से, कुछ अलग करने से, जो हमें डैमेज कर रहा है, हमारी आज़ादी को डैमेज कर रहा है, उस चीज़ करने से गवर्नमेंट को रोक सकता है फंडामेंटल राइट। कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ करने से रोक रहा है, मतलब आप सिटीजन हो, आपको अगर हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सभी चीज़ें कर सकते हैं। हम जब ये बताऊंगा तो हम नेगेटिव क्या होगा वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इसकी वजह से आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपसे कुछ हक छीन लिया जाता है, तो आप उस हक को पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डायरेक्टली आप जा सकते हैं। ओके, अब ये चीज फंडामेंटल राइट कुछ सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के लिए नहीं है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कंपनी को भी लगाए जाते हैं और पर्सन को भी लगाए जाते हैं। जब हम एक्सप्लेन करूंगा तभी समझाऊंगा कि ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉर्पोरेट के लिए भी है, कुछ कंपनीज के लिए भी है, और कुछ फंडामेंटल राइट पर्सनल के लिए भी है। मतलब आप सिटीजन हो, मतलब आप भी किसी के हक नहीं छीन सकते, गवर्नमेंट नहीं हो आप, ठीक है, आप सिटीजन हो, लेकिन फिर भी आप किसी का हक नहीं छीन सकते, वो फंडामेंटल राइट उनका रहता ही है।
सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है। मैंने पहले बोला आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी गारंटी देता है। पार्लियामेंट कुछ हद तक उसे रिपील कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक हटाया जा सकता है, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उसे हटाया जा सकता है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसके ऊपर एक और प्लस पॉइंट है हमारे पास। अगर पार्लियामेंट कुछ फंडामेंटल राइट हटाती है तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन है। आप कोर्ट में जा सकते हो कि ये फंडामेंटल राइट हटाया गया है, गवर्नमेंट ने इसे छीना है, गवर्नमेंट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट खुद उस चीज को जुडिशियल रिव्यू में लेगी, और अगर वो इनलीगल हुआ या उस किसी तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज किया तो वो नल एंड वोइड डिक्लेयर कर सकती है और उस फंडामेंटल राइट को वापस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकती है। और ये सबसे बुरी बात है, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि नेशनल इमरजेंसी भी लगने के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब आपका राइट आपके पास रहता ही नहीं है अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो। इसका बहुत बार फायदा उठाया गया है, बहुत बार, मतलब कई बार कुछ गवर्नमेंट ने जानबूझ के नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उसका फायदा उठाया था। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिस वजह से ये फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो गए। ये एक माइनस पॉइंट है हमारे फंडामेंटल राइट का कि नेशनल इमरजेंसी लगने के दौरान आपकी फंडामेंटल राइट्स, आपके हक क्यों छीन लिए जाते हैं। चलिए, तो हमने बात की। अब पहले हमने देखा कि फंडामेंटल राइट के फीचर्स के बाद के, तो वहां हमने देखा सिटीजन भी है और फॉरेनर्स भी है। लेकिन यहाँ समझो सिटीजन किसे कहा जाता है और फॉरेनर्स किसे कहा जाता है। हम सिंपल समझ जाते, सिटीजन मतलब इंडिया में रहने वाले लोग, फॉरेनर्स मतलब विदेश से आने वाले लोग। ये रेगुलर डेफिनेशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सिटीजन मतलब वो लोग जो इंडियन स्टेट के फुल्ली मेंबर है। आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो आप इंडियन सिटीजन हो, आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो आप इंडियन सिटीजन हो। लेकिन फॉरेनर की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है एलियन। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है एलियन, और उस फॉरेनर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन मतलब क्या कि हमारे आसपास की जो दूसरी कंट्री है उसकी सिटीजन है, जिसके साथ हमारा अच्छे रिलेशन है, मतलब नेपाल, भूटान या यूएसए कह लो, या फ्रांस, जर्मनी, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी कंट्री है दूसरी, उस दूसरे कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, उसे हम वहाँ के सिटीजन को हम फ्रेंडली एलियन कहते हैं। फ्रेंडली एलियन अगर वो इंडिया में है तो उससे फंडामेंटल राइट मिलेगी, कुछ एलियन के फॉरेन फ्रेंडली फॉरेनर के रूप में उसे फंडामेंटल राइट मिलेगी। लेकिन एनिमी एलियन क्या होता है? वो कंट्री जिसके साथ हम कभी वॉर कर चुके थे, मतलब पाकिस्तान, चाइना, वो हमारे एनिमी एलियन हुए। वहाँ के सिटीजन हमारे लिए एनिमी एलियन के तौर पे है कि वहाँ उन कंट्री के साथ हमारे कुछ टाइम वॉर हो चुकी थी, और एनिमी एलियन को इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट को हम दो पार्ट में, पहले हमने समझ लिया सिटीजन और फ्रेंडली एलियन। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है। ओके, वो फ्रेंडली एलियन को नहीं दिया जाता, वो फ्रेंडली एलियन को नहीं दिया जाता। मतलब ये समझ लो कि यूएसए से कोई आया है और वो अगर ये आर्टिकल 50, आर्टिकल 60 इन सबको बोल रहा है कि वो भी हमारे राइट आते हैं, तो वो उनके राइट नहीं है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 60 सिर्फ सिटीजन के लिए है। Okay. So Article 50, Article 60, Article 90, Article 29 and Article 30. Okay. ये पांच जो है, ये पांच आर्टिकल है, वो सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन के लिए। ये पांच आर्टिकल सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। ओके। और बाकी के जो आर्टिकल्स है,
आर्टिकल 40, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। इतने जो आर्टिकल्स हैं, इतने जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों को अवेलेबल है, मतलब सिटीजन को भी अवेलेबल है और फ्रेंडली एलियन को भी अवेलेबल है। यहाँ ये मत समझ लेना कि ये फ्रेंडली एलियन को दिए गए हैं ये सारे आर्टिकल्स, इसका मतलब ये सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, ये दोनों को अवेलेबल है, फ्रेंडली और सिटीजन। बट ये जो है ये फ्रेंडली एलियन को अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 19, 29 एंड 30, ये 5 याद रखिए, ये 5 सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है। और अब हम इसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 70, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 23, ये 4 आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है मतलब आपको कंप्लीट ये आर्टिकल दिए जाते हैं, आप इसमें किसी भी तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके खिलाफ कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एब्सोल्यूट है मतलब कंप्लीट आपको दिए गए हैं, इसमें किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 70 में, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 23 में किसी भी तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके लिए कंप्लीट दिया गया। अब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 30 की बात करते हैं। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आते। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 30 आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आते, लेकिन ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट्स के पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन दी हुई है जो फंडामेंटल राइट में यूज की गई है। जैसे कि ये आर्टिकल 12 में डेफिनेशन की गई है स्टेट की, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, मतलब फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है स्टेट। अब यहाँ स्टेट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोग स्टेट का मतलब समझे गुजरात एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, कर्नाटक एक स्टेट है, गोवा एक स्टेट है, पौंडीचेरी दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ये हमारा बेसिक नॉलेज है, हम ये समझते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में जहाँ स्टेट लिखा गया है वहां आता है गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन इसलिए आर्टिकल 12 में ये डेफिनेशन दी हुई है कि जो गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है या स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली है, ओके, और एनी अदर लोकल अथॉरिटी लाइक पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ये सारे स्टेट में गिने जाते हैं। गवर्नमेंट आता है स्टेट में, पार्लियामेंट आती है, इंडिया की पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद स्टेट में स्टेट एंड काउंसिल दोनों है हमारे पास, असेंबली एंड काउंसिल 2 है हमारे पास। और फिर लोकल की बात करी जाए तो हमारे पास टाउन में म्युनिसिपैलिटी है और विलेज में सरपंच है, पंचायत है। तो ये 3 हमारे पास है, तो इन सभी को स्टेट में गिना जाता है और वो भी इंडिया के टेरिटरी के अंदर, इंडिया के टेरिटरी के अंदर। मतलब कोई भी बाहर के पार्लियामेंट हमारे लिए स्टेट नहीं है। डेफिनेशन देख रहे हो कितनी वास्ट लिखी गई है, कितनी बड़ी तरह से लिखी गई है, ये लॉयर ने लिखी हुई है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया है। सोच के देखो ना कितनी डिटेल में लिखा हुआ है उन लोगों ने गवर्नमेंट लिखा हुआ है, पार्लियामेंट लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली दोनों लिखा हुआ है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी लिखी हुई है, पंचायत की डिटेल भी लिखी हुई है, और उसके साथ ये भी लिखा गया है कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडियन टेरिटरी के अंदर आने चाहिए। मतलब बाहर के पार्लियामेंट, चाइना के पार्लियामेंट हमारे लिए स्टेट नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हमारे लिए स्टेट नहीं है, यूएसए की प्रेसिडेंट हमारे लिए स्टेट नहीं गिना जाता। ये डेफिनेशन दी हुई है, समझ में आया? इसलिए डेफिनेशन दी हुई है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टेट वर्ड आएगा और मैं हर बार नहीं समझा सकता कि स्टेट किसे कहा गया है। okay? और आर्टिकल 30 में दिया हुआ है कि लॉ किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं। लॉ मतलब कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कुछ भी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, मतलब कोई ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया, वो लॉ है। कोई रूल बना, लॉ है।
कोई नोटिफिकेशन निकली, वो भी लॉ है। एंड लॉ इनफोर्स किसे कहा जाता है? लॉ इनफोर्स मतलब लॉ जो पास हो जाए, लॉ जो पास हो जाए लेजिस्लेचर की तरफ से, या लेजिस्लेचर जो लॉ बना ले, उसे लॉ इनफोर्स बोला जाता है। मतलब लॉ मतलब ऑर्डिनेंस पास हो गया, वो लॉ बन गया। ऑर्डिनेंस डिक्लेयर, ऑर्डिनेंस की नोटिफिकेशन निकलती है पहली बार प्रेसिडेंट, वो लॉ बन गया। लेकिन लॉ वो ऑर्डिनेंस बाद में पास होना चाहिए असेंबली के अंदर, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट के अंदर वो पास होता है, उसके बाद लॉ इन फोर्स बोला जाता है उसे, राइट। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल फंडामेंटल राइट। आज हम लेक्चर में क्लास 3 है, मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम समझेंगे सिर्फ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 40 टू आर्टिकल 80, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 40 टू आर्टिकल 80, ठीक है, हम इसे समझेंगे। पहले है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो भी लॉ बना है वो सारे इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लॉ है, जो लॉ है वो इक्वल है सभी पीपल के लिए, कोई लॉ के ऊपर नहीं है, नो वन इज अबाउट द लॉ, और किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। और इसके अंदर क्या लिखा है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन स्टेज ऑफ पोजीशन एंड अवेलेबल टू ऑल, मतलब ये सबको दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ये आर्टिकल 40 में लिया हुआ है। आर्टिकल 40 में कहा हुआ कि कोई लॉ के ऊपर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, और किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आर्टिकल 40 में तो ये कह दिया किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, राइट। हमारे कुछ बिजनेसमैन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, हमारे कई कुछ बिजनेसमैन को सिक्योरिटी दी जाती है, राइट। ये क्या हुआ? मतलब आर्टिकल 40 जो बोल रहा है वो खुद ही निगलेक्ट कर रहे हैं, जो राइट जो दी जा रही है वो खुद ही निगलेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दिए जाते हैं, जैसे कि ये समझना होता है कि जिसका लेवल अलग है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग, अनइक्वल पर्सन के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट, और इक्वल पर्सन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मेरे कॉलेज में मेरे लेवल के सारे प्रोफेसर के साथ एक सर का बिहेव होना चाहिए, उसके एक सर की इक्वालिटी देनी चाहिए, एक इक्वालिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए उसे। लेकिन जो मेरे सीनियर्स है उसके साथ अलग बिहेव किया जा सकता है, वो सीनियर से मिले, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट फॉलो की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 40 दे रहा है, लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि लॉ एक समान होना चाहिए, मतलब सभी के लिए एक ही लॉ बनना चाहिए। बाद में डिस्क्रिमिनेशन अलग तरीके से हो सकता है, आपका लेवल अलग है, आपको अनइक्वल हो तो आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, ये आर्टिकल 40 में कहा गया। उसके बाद कहते हैं आर्टिकल 50, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिशन करता है मतलब ये नेगेटिव इन नेचर है, मतलब आपको कुछ करने से रोक रहा है, आपको ये कुछ करने से रोक रहा है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव इन नेचर है। अब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यहाँ लिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, मतलब आप इन ग्राउंड के बेस पर, मतलब इन ग्राउंड के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको रिलीजन के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ सेक्स का मतलब होता है जेंडर, ओके। यहाँ ये मत समझना कि वल्गर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ सेक्स का मतलब होता है जेंडर, मतलब वुमन और मैन। आप इन 5 जो ग्राउंड दिए गए हैं, रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 टॉपिक पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम मंदिर में नहीं आ सकते, नहीं कह सकते आप। आज कुछ मंदिरों में ऐसा होता है,
राइट। आप कास्ट के बेस पर किसी को नहीं कह सकते कि ये कास्ट तुम्हारी है, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम इस इवेंट को नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, या कुछ तुम इस इवेंट को नहीं एंजॉय कर सकते। कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब ये डिस्क्रिमिनेट किस कहाँ नहीं किया जा सकता, कि कुछ शॉप में, कुछ पब्लिक रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इस जगह पे आप उसे नहीं रोक सकते, ये सब जा सकते हैं। आपने कोई शॉप खोली, आप ये नहीं बोल सकते कि आप वोमन है, आप नहीं आ सकते इस शॉप में, भले ही आपकी शॉप मेंस के लिए क्यों ना हो। किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल्स में, या जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट, या पब्लिक एंटरटेनमेंट की बात आती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां आप किसी को नहीं रोक सकते। और प्लेस ऑफ बर्थ की बात की गई है, मतलब गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में जिसका बॉर्न हुआ, वो महाराष्ट्र में उनकी पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस है वहां जा सकता है, राइट। और आप किसी को वेल्स, टैंक्स, पार्किंग गार्ड्स एंड रोड यूज करने से नहीं रोक सकते। अब ये जो आर्टिकल 50 है, ये आर्टिकल 50 है, कुछ चीजें यहाँ अलग रख ली यार, मतलब ये क्यों दिया गया हुआ है यार, सीधा देख लेते कि आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यहाँ ये सब लिखने की क्या जरूरत है। और इसमें ये वेल, टैंक, पार्किंग गार्ड और रोड्स, ये सब क्यों डाला गया? ये इसलिए डाला गया था क्योंकि हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों को घर गांव में तक प्रवेश करने की, एंटर होने की परमिशन नहीं थी। आप अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप कुछ पढ़ोगे कि कहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था कि आप गांव में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको गांव में एंटर करना है तो आपका रूट अलग है, आप इस रोड से नहीं आ सकते, आपको उस रोड से आना है। अगर आपको पानी चाहिए पीने के लिए तो उस कुएं से पानी लीजिए, ये कुआ हमारा है। ये चीजें बहुत ज्यादा थी, विलेज में ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जा सकती थी, इसलिए आर्टिकल 50 बनाया गया कि ये सब कम हो, ये सब चीजें कम हो जाए। अब ये आर्टिकल 15 जो है, जो सिर्फ स्टेट पे नहीं लगता, सिर्फ स्टेट पे नहीं लगता, ये इंडिविजुअल पे भी लगता है। अगर गांव का कोई आदमी, अगर आपके कोई आस पास कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ये चीजें देखने को मिलती है कि आप गांव में एंटर नहीं कर सकते, आपको इस कुएं से पानी निकलना, ये कौन करता है? स्टेट तो नहीं करता, ये इंडिविजुअल करते हैं ना, कोई कम्युनिटी करती है, तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हो। आर्टिकल 50 के, ये हमारा आर्टिकल 50 वायलेट हो रहा है, हमें हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना, आप जा सकते हो। इसलिए ये आर्टिकल 50 सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए भी है। लेकिन इसमें क्या है, ये इसमें कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिले गए। जैसे कि चले बात करते हैं जेंडर की, बात करते हैं सेक्स की, बात करते हैं, तो हमें इसमें भेदभाव देखने को मिल सकते हैं। सेक्स में, जेंडर में कैसे भेदभाव? जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो वहाँ वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ये क्या हुआ? ये किसने किया? स्टेट ने किया। भेदभाव किया कि नहीं? ठीक है। चलिए रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं तो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया गया, दिया गया। कास्ट की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ माइनर कम्युनिटीज को, कुछ बैकवर्ड क्लासेस को, ST/SC को रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब ये भी भेदभाव है। रिजर्वेशन देना मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही करना, तो ये भी भेदभाव के रूप में आता है। ओके। अब प्लेस ऑफ बर्थ की बात की जाए तो कुछ गवर्नमेंट, कुछ म्यूनसिपैलिटी एम्प्लॉइज क्या बोलते हैं कि हम लोकल को फर्स्ट चांस देंगे। कुछ कॉर्पोरेशन ये बोलती है ना कि हमारे यहाँ आपको जॉब चाहिए तो आपको लोकल की तरफ से फर्स्ट चांस दिया जाता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। तो आर्टिकल 50 पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए। अब आर्टिकल 60 की बात की जाए तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब, जहां भी पब्लिक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये समझ लो। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब सबका, सबका। पब्लिक का मतलब सबका, मतलब यहाँ समझो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाती है। वहां अब एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ जो मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है,
यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बहुत ही वास्ट तरह से दिया गया। हम एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं कि जॉब मिल गई, चलो एम्प्लॉयमेंट हो गया, समझ। यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत ही वास्ट तरीके से किया गया है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अलग है, क्या आपको जॉब मिल गया, आपको प्रमोशन मिल गया, वो भी एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है। आपको टर्मिनेट मतलब आपको जॉब से निकाल दिया गया, वो भी एम्प्लॉयमेंट। अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो वो भी एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट में आती है, ये चार चीजें एम्प्लॉयमेंट में आती है। अब आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप ये जो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, डिसेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, ओके, ये 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं। इस 7 क्राइटेरिया के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। मतलब आपको इन सबके खिलाफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस 7 क्राइटेरिया के बेस पर कौन सी चीजों में, एम्प्लॉयमेंट में ये आर्टिकल 60 दिया गया है। आर्टिकल 50 कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 60 पॉजिटिव इन नेचर है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई, यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात की है, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी तक, एक समान तक सबको मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब जॉब मिलने के दौरान। यहाँ जॉब मिलने के साथ, प्रमोशन के साथ, टर्मिनेशन भी साथ और रिटायरमेंट के साथ भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। लेकिन कहाँ 7 क्राइटेरिया दिए गए, रिलीजन एक क्राइटेरिया है, रेस एक क्राइटेरिया है, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, ये 7 डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, मतलब यहाँ भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। प्रमोशन की बात की जाए तो कास्ट की बेस पे आते हैं प्रमोशन। तो अगर आप ST SC हो तो आपको प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, पता है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रेजिडेंस मतलब लोकल पीपल को जॉब जल्दी मिल जाती है। अपने एरिया में एक कंपनी है तो वो लोकल पीपल को ज्यादा अफोर्ड करेंगे, राइट। और जेंडर की बात की जाए तो कुछ जॉब सिर्फ वुमेन्स के लिए होती है, कुछ जॉब सिर्फ मेंस के लिए होती है। ये हमने डिस्क्रिमिनेट किया, लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ओके। तो इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ओके। इससे मतलब ये नहीं कि आपका आर्टिकल 60 वायलेट हो रहा है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। अब आर्टिकल 70 एब्सोल्यूट इन नेचर है, मतलब आर्टिकल 70 पूरी तरह से नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है। बोल रहा है एब्सोल्यूट इन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आप जो अछूत की बात कर रहे हो वो नहीं हो सकता, आप किसी भी तरह से इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये एब्सोल्यूट नेचर है, मतलब 100% आपको ये करना ही है। आप किसी के साथ अछूत की तरह, अनटचेबल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, और आप ये किसी भी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब एनी फॉर्म इज फोरबिडन, मतलब ये पूरी तरह से बैन है। और इसकी वजह से आपको पनिशेबल भी हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है अगर आपने किसी के साथ अनटचेबल वाला एक्ट किया तो, अनटचेबल प्रैक्टिस की तो। ये है आर्टिकल 70, पूरी तरह से एब्सोल्यूट इन नेचर, ओके। अब आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है, आर्टिकल 80 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आप किसी तरह के टाइटल्स नहीं ले सकते। मगर अब ये बात की जाए तो ये क्या कह रहा है, मतलब टाइटल्स क्या होता है, टाइटल्स मतलब ये आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आप हमारे जो वाइसरॉयज थे वो लॉर्ड बोले जाते हैं, LORD, लॉर्ड्स बोले जाते हैं, कि लॉर्ड माउंट पैटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये बोला जाता है। ये जो लॉर्ड वर्ड आते हैं ना, वो टाइटल गिने जाते हैं, मतलब नाम से पहले लिया जाना पड़ा, नाम से पहले दिए जाने वाले, तो वो लॉर्ड, वो टाइटल एबोलिश कर दिए, मतलब आपको किसी तरह का सर का टाइटल या आपको किसी तरह के लॉर्ड का टाइटल नहीं दिया जाता, और ये स्टेट नहीं दे सकता, मतलब गवर्नमेंट आपको नहीं बोल सकती, आपको लॉर्ड नहीं बोला सकती गवर्नमेंट, आपको सर नहीं बोला सकती, ओके। लेकिन आप कौन से टाइटल रख सकते हो, इसमें भी एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स, मतलब जनरल के टाइटल, मेयर्स के टाइटल्स, सॉरी मेयर्स नहीं, मेजर, कमांडर, ये मिलिट्री टाइटल्स होते हैं, वो आप अलाउ है, वो आप रख सकते हो। एकेडमिक टाइटल मतलब डॉक्टर, PhD होल्डर को बोला जाता है ना डॉक्टर, इंजीनियर को बोला जाता है इंजीनियर,
तो वो आप नाम के आगे टाइटल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। ओके। और बाकी के जो टाइटल्स हैं, जैसे कि अगर आपको अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी आप टाइटल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर आप सिटीजन हो, आप इंडियन सिटीजन हो और आपको कोई फॉरेन स्टेट, मतलब हमारी कंट्री तो टाइटल नहीं देती, लेकिन कोई फॉरेनर तो टाइटल देती होगी, और आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको फॉरेन कंट्री, फॉरेन के कुछ आपको टाइटल देना चाहती है, लेकिन आप इंडियन सिटीजन हो, आप टाइटल नहीं ले सकते, आपको पूरी तरह से बैन किया गया, आप टाइटल नहीं दे सकते, भले ही आप इंडियन सिटीजन हो। आप इंडियन सिटीजन हो, आपको दूसरी कंट्री टाइटल देना चाहते हैं, आप नहीं ले सकते। और इसी तरह अगर कोई फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेन सिटीजन होते हैं और हमारे इंडिया में जॉब कर रहे होते हैं, हमारे इंडिया में जॉब कर रहे होते हैं, तो उसे टाइटल दिया जाता है। अगर वो यूएसए से है तो यूएसए कोई टाइटल डिक्लेयर करती है और वो उसे देने की बात कर रही है, ज़्यादातर यूके ही टाइटल देते हैं, तो यूके का कोई फॉरेनर्स है जो इंडिया में इनकी एम्बेसी में जॉब कर रहा है, इंडिया में कोई जॉब कर रहा है, और फॉरेन की कंट्री उसे बोलती है कि उसकी गवर्नर डिक्लेयर करती है कि आपको ये टाइटल दिया जाता है, आप यहाँ आके टाइटल लो, लेकिन उसे भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। उसे अगर टाइटल लेना है, क्योंकि वो हमारी कंट्री में जॉब कर रहा है, हमारी कंट्री में जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है वो हमारी कंट्री में, और अगर उसे टाइटल लेना है तो उसे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, राइट। और ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं, मतलब आपको सजा नहीं हो सकती इसके अंदर। आर्टिकल 8 इतना ही है कि आप किसी तरह का टाइटल नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो पार्ट्स में डिवाइड किया था फंडामेंटल राइट का, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम एंड राइट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड बाय। The mind is everything. What you think, you become. बहुत देर लाइन है बुद्धा की। गौतम बुद्ध ने बोला था कि माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसको सोचते हो वो आप बन जाते हो, जैसा सोचते हो वैसा आपके साथ होता है। माइंड इज एवरीथिंग। समझ में आई ये बात? अगर आपने सोचा कि आप कुछ बनना चाहते हो तो आप वो बन सकते हो, अगर आप उसे अपने दिमाग में बिठा लो।